हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 4 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सेंट का नाम है। तो एड्रेसिंग एन इवेंट मार्किंग द 150th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट कुरियाकोस। अब सेंट कुरियाकोस के जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट में कितने रेलिवेंट हैं, तो ये हमें इस बात से पता चलता है। सेइंग सेंट चावरा, द 19th century Catholic priest, philosopher and social reformer, has taught us that peaceful human relationships are sacred and more important than anything else। कि यहाँ पर पीसफुल ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर हेट स्पीचेस दी जाती हैं तो उनके अगेंस्ट ये थॉट्स आज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पास राइट है कि वो अपना यहाँ पर जो भी फेथ है उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्रीच भी कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के रिलीजन को यहाँ पर डिस्क्रेडिट किया जाए। हेट स्पीच एंड राइटिंग्स आर अगेंस्ट द कंट्रीज कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एथोस। तो ये यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का कहना है कि हेट स्पीच हर चीज़ के अगेंस्ट है, आपके कस्टम्स के भी अगेंस्ट है, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन सबके अगेंस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के अंदर सर्विस की भावना है। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स जो होंगे उनको ऐसा बोला जाएगा कि लगभग 2-3 हफ्तों की कंपलसरी यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस कराई जाए बाय द स्टूडेंट्स। तो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स मस्ट टेक कम्युनिटी सर्विस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 weeks कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पर बच्चों में बचपन से ही सर्विस की जो वैल्यू है वो इनकलकेट हो। आगे हम चलते हैं। ईस्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बिल्ड्स न्यू ब्रिज ऑन पेंगोंग सो। जो चाइना है वो यहाँ पर पेंगोंग त्सो के ऊपर ब्रिज बना रहा है ताकि वो ट्रूप्स को आसानी से मूव करा सके। तो कंटिन्यूइंग टू रैम्प अप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इट साइड ऑफ द एरिया नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन पेंगोंग त्सो विच विल प्रोवाइड एन एडिशनल एक्सेस टू डिप्लॉय ट्रूप्स फास्टर बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक। अब इंडिया के अकॉर्डिंग जो LAC है वो फिंगर 8 पर है, और फिंगर 8 से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर चाइना ये ब्रिज बना रहा है। अभी जो पेंगोंग त्सो है ये एंडोरेक लेक है, इसका मतलब ये है ये जो पेंगोंग सो है इसका कोई आउटवर्ड मूवमेंट नहीं है वाटर का। 135 किलोमीटर लंबी है, 2/3 इसका चाइनीज़ कंट्रोल में है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग पेंगोंग सो। अब हम आगे चलते हैं। इंडिया जो है वो बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम में, कि वर्ड इज़ वन फैमिली। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर अस द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, क्योंकि हम बिलीव करते हैं यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम में। इट इज़ विद दिस स्पिरिट दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सार्क समिट है, सार्क समिट होने वाली है इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्चुअली ज्वाइन कर सकता है। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सेड ऑन मंडे दैट हिज कंट्री वाज रेडी टू होस्ट द 19th सार्क समिट एंड इंडिया कैन ज्वाइन इट वर्चुअली इफ द लीडरशिप इन न्यू दिल्ली इज नॉट विलिंग टू विजिट इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया की वजह से जो सार्क है वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो रीजन ग्रुपिंग ऑफ सार्क मेंबर्स हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव सिंस 2016, क्योंकि 2016 के बाद रिलेशन इतने ज़्यादा खराब हो गए कि उसके बाद यहाँ पर कोई समिट हुई नहीं। 2014 में आखिरी समिट हुई थी, एंड इट्स बाइनल समिट्स हैव नॉट टेकिंग प्लेस सिंस द लास्ट वन इन काठमांडू इन 2014। तो 2016 में यहाँ पर इस्लामाबाद सार्क की समिट को होस्ट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर उरी में टेरर अटैक हो गया। उसके बाद इंडिया ने समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। तो बट आफ्टर अ टेरर अटैक ऑन एन इंडियन आर्मी कैंप इन उरी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन September 18 दैट ईयर, इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट। तो हमने बोल दिया हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर मीटिंग में आने से मना कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर विच क्राफ्ट के चलते 2 लड़कों को मार दिया गया। अब झारखंड ने यहाँ पर मॉब वायलेंस और लिंचिंग बिल तो पास किया है, लेकिन अब उस मॉब वायलेंस और लिंचिंग बिल में क्या है, यहाँ पर विचक्राफ्ट सस्पेशंस के बेसिस पे किसी को मारा जाएगा तो वो इंक्लूड होगा। तो अभी ये बात पता नहीं है, क्योंकि अभी तक रूल्स पब्लिश नहीं किए गए हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो बिल है इसको पास कर दिया गया था, अभी रूल्स आना बाकी हैं। तो ऑल्दो झारखंड पास द मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग बिल इन December लास्ट ईयर, पुलिस ऑफिसर्स एंड लॉयर्स सेज इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट कवर्स इंसिडेंट्स इन विच विचक्राफ्ट सस्पेशंस आर इन्वॉल्व्ड एज द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज अवेटेड। अब यहाँ पर एंटी लिंचिंग लॉ में क्या एंटी विचक्राफ्ट लॉ है 2001 में यहाँ पर झारखंड के पास, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें झारखंड में विच हंटिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। द डेमोक्रेसी चैलेंज इन इंडिया। द टेमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज मार्क्ड बाई 3 melodies. फर्स्ट, इलेक्टोरल मेजोरिटीज आर अंडरस्टूड टू हैव इलेक्टेड अ सुपर हीरो विद अनबाउंडेड विजडम। तो इलेक्टोरल मेजोरिटीज़ ऐसा लगता है कि जैसे जो लीडर यहाँ पर इलेक्ट किया गया है उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, और हम जैसे मोनार्की नहीं चलती थी कि किंग कोई भी गलती नहीं कर सकता, उसी मोनार्की वाले माइंडसेट से हम आज भी चल रहे हैं। तो द बिलीव दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग वुड पेल इन द बैकड्रॉप ऑफ फेथ इन द लीडर्स मोटिव्स एंड एक्शंस। अब इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो अंडरमाइन हो रही है। तो ऑथर ने यहाँ पर बताया कि कैसे अंडरमाइन हो रही है।
अब यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं, मिनॉरिटीज़ को यहाँ पर गवर्नेंस के टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा पीछे पुश बैक कर दिया जाता है, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन सामने से ऐसा दिखाया जाता है वो कितने बड़े एनिमी हैं स्टेट के। तो इन गवर्नेंस टर्म्स दे आर बीइंग पुश्ड इनटू द शैडोई रिसेसेस ऑफ इनविजिबिलिटी, वाइल इन पॉलिटिकल टर्म्स दे आर ब्रॉट फॉरवर्ड एज एनिमीज ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ कैसा किया जा रहा है ये ऑथर ने यहाँ पर बताया है, तो आप देख सकते हैं। एट एन आइडियोलॉजिकल लेवल, attempts to conflate the nation with one community have gained ground. At a more practical level, the public sphere is seized for the issue of what we do with citizens not belonging to the majority faith. तो majority faith में जो यहाँ पर citizens belong नहीं करते उनको governance के terms में तो कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन अगर यहाँ पर political terms में देखो तो उनको सबसे बड़ा enemy बना दिया जाता है यहाँ पर nation का। 21st century manipulations of democracy have almost successfully robbed people's agency from democracy। अब यहाँ पर जो डेमोक्रेसी को इरोड कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता जो डेमोक्रेसी वो इरोड हो रही है, और लेकिन वो इरोड हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओवरसाइज्ड इमेज ऑफ द लीडर, क्लेम्स ऑफ विजडम by the elected autocracy and consistent delegitimization of any difference is anti-national। तो यहाँ पर कोई भी सवाल उठाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। Democracies are adept at countering open attacks. They will have to invent new strategies for facing what scholars have been calling democratic ways of subverting democracy। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जाता है और डेमोक्रेटिक वे से ही सबवर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो जुडिशरी है वो यहाँ पर सबवर्ट कर रही है, और यहाँ पर जो एजेंसीज है वो यहाँ पर लीगल माफिया का काम करी, वो यहाँ पर रूलिंग पार्टी के रिजीम के कहने पे सारे काम करती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी है स्पेसिफिकली केव्ड इन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीगल माफिया, कि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको यहाँ पर परेशान किया जाए। द मीडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग द ट्रम्पेटिंग ब्रिगेड ऑफ सूडो नेशनलिज्म, और यहाँ पर जो मीडिया है वो यहाँ पर सूडो नेशनलिज्म का कार्ड खेलती रहती है, एकदम PR एजेंसी बन चुकी है जो यहाँ पर रूलिंग रिजीम है उसकी। पुअर गवर्नेंस एंड केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी पुशेस मैनी मोर टू द ब्रिंक। अब क्या किया जा सकता है जब सब कुछ अंडरमाइन हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे जो शॉर्ट टर्म यहाँ पर स्टेप लिया जा सकता है कि प्रोटेस्ट किया जाए। आप किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में सारे ही सेक्शंस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वाइल दिस प्रोटेस्ट हैव नॉट सब्सटेंशियली ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसीज इरोजन, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट से ऐसा नहीं कि जो डेमोक्रेसी इरोड हो रही है वो इरोड होना बंद हो गई है, लेकिन इसमें कुछ तो पोटेंशियल है कि लोगों को पता चले कि दे आर द अल्टीमेट रूलर्स। यहाँ पर लोग ही अल्टीमेट रूलर्स हैं, और हमने यहाँ पर जिनको पावर पर बिठा रखा है वो सिर्फ पावर होल्डर हैं। तो यही है कि जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है कम से कम वो तो चलें। जैसे नॉर्मल पॉलिटिक्स में क्या होता है, पावर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर लीडर को डर लगा रहा है कि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो कॉम्पिटिशन ओवर लीडरशिप, द कॉकटेल ऑफ आइडियाज, मैकिनेशंस एंड रूटीन बार्गेन्स, नॉट रिवॉल्यूशंस बट ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स कैन कीप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइफ। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर जो लीडर है वो हमेशा टोस पर है कि उसको यहाँ पर कभी भी हटाया जा सकता है अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा। द 20th सेंचुरी वॉज सीन एज द सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसीज एक्सपेंशन। तो 20th सेंचुरी में हमने डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन देखा, लेकिन इस सेंचुरी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे जो डेमोक्रेसी है उसका डिके की तरफ हम जा रहे हैं। तो इफ वी डो नॉट वांट द प्रेजेंट सेंचुरी टू बी दैट ऑफ डेमोक्रेसीज डिके, तो यहाँ पर पब्लिक डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है ओवर द डेमोक्रेसी को कैसे फंक्शन करने की ज़रूरत है। जो रिजीम्स हैं वो यहाँ पर लोगों की डेस्टिनी को कंट्रोल करने में लगे हैं, और यहाँ पर रिजीम तो बोलना ही नहीं चाहिए, रिजीम तो यहाँ पर किंग के रिजीम को बोला जाता है। द चैलेंज इज टू रप्चर द रिजीमनेस ऑफ एंट्रेंच नेटवर्क्स ऑफ पावर एंड पुश द पावरफुल फॉर वॉट दे आर। तो यहाँ पर पावरफुल को कुछ पुश करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर सिर्फ पावर होल्डर हो, और आप यहाँ पर जो पावर होल्ड करो उसकी यहाँ पर प्रॉपर स्क्रूटनी भी होगी कि जो आप पावर होल्ड करो क्या आप उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हो। तो डेमोक्रेसी कैन रिमेन अलाइव एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। तो ये सारा व्यू पॉइंट ऑथर का था, आप इसको एक्सेप्ट कर भी सकते हो, आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। नो टाइम टू लूज़। अब यहाँ पर सेंटर ने जो कोविड फंड्स दिए थे स्टेट को, तो स्टेट ने सिर्फ 17% उसको यूज़ किया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया रिपोर्टेडली टोल्ड स्टेट्स दैट दे हैव कलेक्टिवली यूटिलाइज्ड ओनली 17% ऑफ द ₹23,123 करोड़। तो यहाँ पर स्टेट्स को बोला गया था कि आप यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रैम्प अप करो, इसके लिए आपको फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन स्टेट ने सिर्फ 17% फंड यूज़ किए। अभी जो स्टेट की पॉलिसी है, कैसी स्टेट की पॉलिसी तब है जब यहाँ पर जो कोविड है उससे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगते हैं, तो जो स्टेट है वो इमरजेंसी मेजर्स लेता है कि तब यहाँ पर लॉकडाउन लगा दो। अब लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा राइज होती हैं और इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सोशल डिस्ट्रेस ना हो, इकोनॉमिक लॉस ना हो, उससे बचा जा सकता है अगर स्टेट यहाँ से पहले से प्रिपेयर रहे। तो सिंस द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर द सेंटर हैज़ गिवन स्टेट्स लीवे इन मेकिंग रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एंटी कोविड प्लान्स। तो यहाँ पर सेंटर ने स्टेट को बोल दिया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेंगे, बाकी काम आपको करना है, हम आपको फंड्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो स्टेट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है,
द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ सच रेस्ट्रिक्शंस एंड द सोशल डिस्ट्रेस दे कॉस्ट शुड हैव बीन ऑब्वियस बाय नाउ। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा दिया जाता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट और सोशल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा ना किया जाए उसके लिए यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने की ज़रूरत है। ऑन केपेक्स रियलिटी चेक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर जो इंडिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कैसा हो रहा है, आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। तो इकोनॉमिस्ट आर प्रेडिक्टिंग अ पोटेंशियल वर्चुअस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि आने वाले टाइम में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये कहना था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, जिसकी वजह से लोअर इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी सपोर्ट की वजह से यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी तो इंटरेस्ट रेट को लोअर किया गया था और मॉनेटरी सपोर्ट दिया गया था, लेकिन तब तो यहाँ पर केपेक्स में हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी, तो आज क्यों देखने को मिलेगी, ऐसा क्यों लग रहा है इकोनॉमिस्ट मैगजीन को। तो ऑथर ने इसी को क्वेश्चन किया है और कुछ डेटा यहाँ पर बताया है। कॉर्पोरेट्स आर लेस लेवरेज्ड टुडे कंपेयर टू 2008। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स जो हैं वो लेस लेवरेज्ड हैं। इंडियन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पर लगभग 1.5 ट्रिलियन का डेट जो है वो रीपे किया है। कंपनीज कॉन्फिडेंट हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी सपोर्ट उनको प्रोवाइड होगा। हाउस होल्ड्स ने यहाँ पर बहुत सेविंग्स कर रखी है, लगभग 1.7 ट्रिलियन यहाँ पर की जा चुकी हैं यूएस में और 300 बिलियन यहाँ पर की जा चुकी हैं, $300 बिलियन इन इंडिया। यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, लास्टली कॉर्पोरेट्स आर सिटिंग ऑन अ लार्ज कैश पाइल। यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के पास काफ़ी कैश है। $1 ट्रिलियन प्री पैंडेमिक था, अभी देखा जाए तो $1.5 ट्रिलियन हो चुका है। इसमें कुछ कॉर्पोरेट्स जैसे कि TSMC ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, तो इसने लगभग $100 बिलियन यहाँ पर केपेक्स अनाउंस किया ओवर द 3 ईयर्स। यहाँ पर एप्पल ने $430 बिलियन का अनाउंस किया। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब डेटा क्या कहता है। फर्स्ट, इंडियाज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट हैज स्टीडली फॉलन फ्रॉम 36% ऑफ GDP इन 2008 टू 26% इन 2020। तो अभी 2020 में सिर्फ 20% है, लेकिन चाइना का बढ़ा इसी टाइम में जो कैपिटल फॉर्मेशन रेशियो है चाइना का वो 37% से 42% पर पहुंच चुका है और यूएस का 18 से 21% पर पहुंच चुका है। लेकिन इंडिया का यहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन रेशियो वो कम हुआ है, 36% से हम 26% पे आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये पता चल रहा है जो केपेक्स है वो इंडिया में आगे जाने वाला नहीं है। लैंड एक्विजिशन अभी भी टफ है। लेबर लॉज में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कोड लाया जा रहा है वो भी अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉस को वापस ले लिया गया। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट अ केपेक्स वेव अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर रिफॉर्म अनसर्टेनिटी है क्योंकि एग्रीकल्चर लॉस को वापस ले लिया गया, लेबर लॉज में रिफॉर्म अभी तक आ नहीं पाए हैं ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे में केपेक्स वेव आना ये काफ़ी डिफिकल्ट है प्रोजेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी 2018 और 19 के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे। तो दिस इज मच बिलो द एवरेज ऑफ ₹4 लाख करोड़ अ क्वार्टर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर जहाँ पहले 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते थे, अभी देखा जाए तो सिर्फ 2.2 लाख के करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो यहाँ पर कुछ ही सेक्टर्स में हो रहे हैं, जैसे कि पावर टेक्नोलॉजी। इन्हीं सेक्टर्स में लगभग 44% के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत कम है। कैपेसिटी जहाँ पर 83% यूटिलाइजेशन था 2010 में, आज देखा जाए तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 70% पे है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसे में ये अनुमान लगाना कि केपेक्स जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, तो ऐसा ऑथर को लगता नहीं है। तो फाइनली इट इज़ टू अर्ली इन द साइकिल टू प्रेडिक्ट एनीथिंग विद कॉन्फिडेंस, बट टू माई आइज वी नीड मोर एविडेंस टू प्रेडिक्ट अ केपेक्स साइकिल। अब यहाँ पर रिचर्ड लीकी की डेथ हो गई है। तो रिचर्ड लीकी कौन थे, तो ये हम वर्ड पेज पे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो इन्हें 77 ईयर्स, द केनियन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर केनिया से बिलोंग करते थे, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने क्या फाइंड की थी, इनकी क्या फाइंडिंग्स थी। तो हिज वर्क इंक्लूडिंग द 1984 अनअर्थिंग ऑफ अ होमो इरेक्टस स्केलेटन। तो उन्होंने 1984 में एक होमो इरेक्टस का स्केलेटन जो है अनर्थ किया था, जिसको उन्होंने निकनेम दिया था तुर्काना बॉय। तो हिज वर्क इंक्लूडिंग द 1984 अनअर्थिंग ऑफ द होमो इरेक्टस स्केलेटन निकनेम तुर्काना बॉय हेल्प्ड इंप्रूव दैट ह्यूमैनिटी इवॉल्व इन अफ्रीका। तो इससे उन्होंने प्रूव किया था कि कैसे ह्यूमैनिटी यहाँ पर अफ्रीका में इवॉल्व हुई। आज इन्हीं का ही वर्डली वाइस आया है। तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट अ साइंस दैट एंड्स विद द डिस्कवरी ऑफ अ बोन, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग टास्क। तो आप में से कुछ कहते हैं मैं डेली वर्डली वाइस डिस्कस कर दिया करूँ, तो आज का वर्डली वाइस ये है। आप इसको कहीं कोट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पर है फॉर साउथ एशिया अ यूक्रेन लेसन। अब यूक्रेन के जो लेसन है उससे साउथ एशिया के लिए क्या लेसन आता है, यूक्रेन का ये जो भी चल रहा है। अब यूक्रेन के आसपास यहाँ पर रशिया ने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिया और रशिया ने कुछ कंडीशंस रखी है ट्रूप्स को हटाने के लिए। अब वॉशिंगटन उन कंडीशंस को मान नहीं रहा है। मॉस्को however says the problem lies elsewhere with the expansion of the western sphere of influence। अब मॉस्को को ये लगता है, रशिया को ये लगता है जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न नेशंस है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉर्मर सोवियट्स हैं, जैसे कि यूक्रेन। वेल द सोवियत
ने सोवियत ने जब व्हाट्सएप एक्ट बनाया था, तो जब यहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो व्हाट्सएप एक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो यूएस का पैक्ट था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो आज तक चल रहा है। अब रशिया का ये कहना है जो नेटो है उसमें यूक्रेन को पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो while the Soviet-led WhatsApp Pact was dissolved in 1991, at the end of the Cold War, Russians point out the Western Military Alliance, the North Atlantic Treaty Organization persisted. Moscow insists the US and Europe violated promises not to push NATO eastwards. अब यहाँ पर यूएस और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रशिया ने एक कंडीशन ये लगाई कि हम अपने ट्रूप्स को तभी हटाएंगे जब यहाँ पर आप ये रिटर्न में दो कि यूएस और जो नेटो है उसको यहाँ पर यूक्रेन का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। Although the idea of a common European home shaped like rhetoric, Moscow increasingly felt like a subaltern in the new regional order. तो 1992 के बाद यहाँ पर जो रीजनल ऑर्डर बनकर आया, मॉस्को को यहाँ पर सबऑल्टर्न की तरह लगने लग गया इन द लास्ट डिकेड। उसके बाद यहाँ पर रशिया को जो सबऑल्टर्न की तरह लगने लग गया, और रशिया ये दिखाना चाहता था वो भी एक इक्वल पावर। उसके बाद यहाँ पर रशिया ने इंटरवेंशन करना शुरू किया। रशिया ने यहाँ पर जॉर्जिया में इंटरवीन किया, रशिया ने यहाँ पर 2014 में यूक्रेन में इंटरवीन किया और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। पुतिन हैज़ नाउ ड्रॉन अ रेड लाइन अगेंस्ट नेटोज फर्दर एक्सपेंशन। इसके अलावा यहाँ पर पुतिन की डिमांड मैंने आपको बता दी कि जो नेटो है वो आगे और ज़्यादा एक्सपेंड ना करे और यूक्रेन को अपना पार्ट ना बनाए। ही इज़ थ्रेटनिंग टू गो टू वॉर। इसके अलावा यहाँ पर रशिया ने थ्रेटन किया कि वो वॉर तक भी चला जाएगा अगर कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है। अब एशियन पावर्स इससे क्या सीख सकती हैं? एशियन पावर्स आर हार्डली इनोसेंट व्हेन इट कम्स टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जैसे यूएस और वेस्टर्न नेशंस इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं, एशियन पावर्स ने कभी ऐसे इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम यहाँ पर एशियन पावर्स भी अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कैसे चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे यहाँ पर इंडिया अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे यहाँ पर मिडिल ईस्ट के नेशंस अपनी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज जापान रोज टू बी अ ग्रेट पावर बाय द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, तो जापान जैसे जैसे यहाँ पर ग्रेट पावर बन रहा था, तो जापान ने यहाँ पर बात की थी ग्रेटर ईस्ट एशियन को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। अब यहाँ पर जो जापान है वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसीलिए एशिया में बनाना चाह रहा था, क्योंकि जापान को ये लगता था कि इंडिया जैसे कंट्रीज अगर लिबरेट होंगे फ्रॉम द यूरोपियन कोलोनियलिज्म तो वो जापान की वजह से होंगे। तो जापान जस्टिफाइड द एक्सपेंशन इन द नेम ऑफ लिबरेटिंग एशिया फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म एंड बिल्डिंग अ न्यू एशियन ऑर्डर। इसीलिए यहाँ पर जो जापान था वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। उसके बाद यहाँ पर जो चाइना है, चाइना कहता नहीं है लेकिन चाइना के एम्बिशंस वो जापान वाले ही हैं जो जापान के थे 20th सेंचुरी में, कि चाइना अपने यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी यहाँ पर अमेरिका वाले आना चाहते हैं तो चाइना प्रोटेस्ट करता है, नहीं अमेरिका यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अमेरिका यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास ना है, अमेरिका यहाँ पर इंडियन ओशन के पास ना है। तो दीज इंक्लूड अटेम्प्ट्स टू पुश अमेरिका आउट ऑफ एशिया डिमांडिंग अ वीटो ओवर द सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ इट्स नेबर्स। तो यहाँ पर जो चाइना है वो अब अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि चाइना के यहाँ पर इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ स्कॉलर्स का ये कहना है कि चाइना ने हमेशा ईस्ट एशिया को कंट्रोल किया है, जब तक यहाँ पर यूरोपियन इन्फ्लुएंस नहीं था उससे पहले यहाँ पर चाइना ही ईस्ट एशिया जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था वो चाइना का ही था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का स्फीयर मिला। तो इंडिया इनहेरिटेड एन एक्सपेंसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा इंडियन ओशियन भी हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इससे इंडिया को बहुत ग्रेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मिला। बट इन इंडिया दैट वाज डिवाइडेड अलॉन्ग रिलीजियस लाइंस, लेकिन उस समय हम यहाँ पर रिलीजियस लाइंस के अलॉन्ग डिवाइड थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इन्वर्ट हो गए और हमने वेस्ट से दूरी बना ली। लेकिन जो एस्पिरेशन है उस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की वो अभी तक हमारी है। तो राइजिंग इंडिया टुडे इज ट्राइंग टू रिक्लेम सम ऑफ द इन्फ्लुएंस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इससे पहले जो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था हम उसको और ज़्यादा वापस से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन ओशियन में जो हमारी इन्फ्लुएंस थी हम उसको यहाँ पर रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना है वो हमें ऐसा करने नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो बार बार कन्फ्रंट्रेशन करता है। तो इंडिया इज़ नॉट द ओनली वन। इसके अलावा जो बहुत सारे मिडिल पावर्स है वो भी अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो ऑस्ट्रेलिया है पैसिफिक आइलैंड के आसपास जो चाइना के इन्फ्लुएंस उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपको इन सारी बातों से क्या समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो यूएसए है सिर्फ यूएसए ही था जो यहाँ पर पूरे ग्लोबल पावर को इन्फ्लुएंस करता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। The fear of American retrenchment has created an urgency for the regional powers in the Middle East to expand their networks of influence. At a minimum, यूक्रेन, अब यहाँ पर अगर रशिया और यूएसए में कुछ डील होती है तो मिनिमल में ऐसा तो लगता है कि यूक्रेन को क्रीमिया से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। जो 2014 में क्रीमिया चला गया वो यहाँ पर यूक्रेन को वापस नहीं मिलने वाला है। तो वेस्ट इज इम्पोज्ड मेनी सैंक्शंस ऑन रशिया एंड प्रॉमिसेस मेनी मोर इफ मॉस्को इन्वेट्स यूक्रेन। तो यहाँ पर यूएस का यही कहना है अगर मॉस्को यूक्रेन को इन्वेट करेगा तो जो रशिया है वो जो यूएस है और ज़्यादा सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन यूएस ने ऐसा कुछ नहीं बोला
कि जो यूएस है वो यहाँ पर कोशिश करेगा जो क्रीमिया है वो वापस से यूक्रेन को दिला दिया जाए। तो हमें ये बात तो समझ आ रही है कि यहाँ पर क्रीमिया से तो पूरी तरीके से हाथ धोना पड़ जाएगा यूक्रेन को। अब व्हाट लेसन्स डज यूक्रेन ऑफर साउथ एशिया, अब इनसे हमें साउथ एशिया को क्या लेसन मिलता है। इफ़ दिल्ली लेट्स प्रॉब्लम्स विद द नेबर्स फेस्टर फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पर जो इंडिया है, जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं नेबर के साथ, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं तो उसकी वजह से जो स्मॉलर स्टेट्स हैं ये क्या करेंगे, ये मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, किसी बड़े पावर से के साथ जाकर हाथ मिला लेंगे। तो द स्मॉलर स्टेट्स विल मोबिलाइज अदर पावर्स टू स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम इंडिया, ताकि उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो और इंडिया के ऊपर उनको ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसीलिए वो किसी बड़ी पावर से जाकर हाथ मिला लेंगे। तो परसुएट ऑफ अ साउथ एशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो अगर इंडिया चाहता है कि उसकी साउथ एशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहे तो यहाँ पर इंडिया को रीजनल इश्यूज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ अपने नेशनल इश्यूज़ के बारे में सोचकर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के जो इश्यूज़ है वो भी हमें सोचने पड़ेंगे। तो परसुएट ऑफ ए साउथ एशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल्सो डिमांड्स दैट दिल्ली थिंक रीजनली रादर देन जस्ट नेशनली, तो हमें सब कॉन्टिनेंट के बारे में एज अ होल सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर इंडिया के नेबर इंडिया का इस बात का फ़ायदा उठाए और हमारे अगेंस्ट चाइना कार्ड खेले तो इंडिया को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा इन देयर इंटरनल अफेयर्स। तो इंडियाज नेबर्स गो टू फार से इन ओवर प्लेइंग द चाइना कार्ड, तो अगर यहाँ पर जो इंडिया के नेबर वो यहाँ पर चाइना कार्ड खेलें, जैसे कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर नेपाल खेल रहा था, तो इसमें इंडिया को इंटरवीन तो करना ही पड़ जाएगा। रिकॉल दैट नाइदर द यूएस नॉट चाइना कुड स्टॉप इंडिया फ्रॉम ब्रेकिंग अप देयर एलाई पाकिस्तान हाफ ए सेंचुरी अगो। अब ऑथर ने एक और पॉइंट ये दिया है, जो इंडिया है, इंडिया का इन्फ्लुएंस हमेशा ही ज़्यादा रहने वाला साउथ ईस्ट एशिया में एज कम्पेयर टू चाइना। तो इंडियाज नेबर्स कांट इग्नोर द रियलिटी दैट दिल्लीज स्टेक्स इन द साउथ एशियन नेबरहुड विल ऑलवेज बी हायर देन दोज ऑफ द चाइना। अगर हम देखें तो जब यहाँ पर 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट किया गया था तो उस समय भी तो यूएस पाकिस्तान का एलाय था, लेकिन उसके बाद भी यूएस रोक तो नहीं पाया यहाँ पर जो पाकिस्तान का ब्रेक हो गया। एंड दैट दिल्ली डिस्पाइट इट्स मैसिव एंड ग्रोइंग पावर एसिमेट्री विद बीजिंग, तो यहाँ पर जो इंडिया और बीजिंग की पावर एसिमेट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया है उसका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा ही रहेगा। मॉस्को हैज़ शोन इट्स इंटरेस्ट कांट बी इग्नोर्ड, यहाँ पर फिर रशिया ने बता दिया वेस्टर्न को कि हमारे आप इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको यहाँ पर हमें रिटर्न में एग्रीमेंट देना पड़ेगा। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर हेयर टू स्टे, तो यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बन गए हैं। तो इससे जो कंपटीशन है वो रेगुलेट रहता है बिटवीन द ग्रेटर पावर्स। जैसे पहले यहाँ पर सिर्फ यूएस का ही एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर यूएस इन्फ्लुएंस कर रहा था, लेकिन अभी बदल चुका है, अब यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में ये बताया है कि जीडीपी में क्या क्या प्रॉब्लम है जो जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई है डबल डिफ्लेशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो जीडीपी का बेस ईयर वो 2011-12 है और अभी की जो जीडीपी सीरीज चल रही है वो 2015 की चल रही है। तो इसमें डबल डिफ्लेशन प्रॉब्लम ये है, एनएसए जो है वो रियल जीडीपी को कैसे बनाता है, तो एनएसओ कैलकुलेट्स रियल जीडीपी, वो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी को कलेक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर डिफ्लेट कर देता है। लेकिन वैसे तो दो टाइम यहाँ पर डिफ्लेट करना चाहिए, इनपुट कॉस्ट पे भी आउटपुट कॉस्ट पे भी, लेकिन देखा जाता है तो यहाँ पर जो एनएसओ वो सिर्फ एक ही बार डिफ्लेट करता है। तो नॉमिनल डेटा नीड्स टू बी डिफ्लेटेड ट्वाइस, वंस फॉर इनपुट्स एंड वंस फॉर आउटपुट्स, बट द एनएसओ ऑलमोस्ट यूनिकली अमंग G20 कंट्रीज डिफ्लेट्स द नॉमिनल डेटा ओनली वंस, तो एक ही बार यहाँ पर जो डेटा उसको डिफ्लेट करता है और यहाँ पर इनपुट को डिफ्लेट ही नहीं करता। अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जब ऑयल का इम्पोर्ट होता है तो उसकी वजह से अगर ऑयल का दाम सस्ता होता है तो इंपोर्ट बिल कम हुआ, अगर इंपोर्ट बिल कम हुआ तो यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो किसी प्रोडक्शन की वजह से तो नहीं हुआ है, वो इसी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है कि यहाँ पर जो ऑयल के दाम है वो कम हो गए क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो गई। बट द एनएसओ डज नॉट डिफ्लेट विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट, लेकिन ये जो इंक्रीज इन प्रॉफिट है एनएसओ उसको डिफ्लेट ही नहीं करता है। अब एनएसओ इसको भी इंक्लूड कर लेता है, लेकिन जीडीपी का मतलब तो ये होता है ना जितनी प्रोडक्शन हुई है, कोई प्रोडक्शन तो नहीं हुई है तो सिर्फ आपको प्रॉफिट है तो उसको डिफ्लेट करना चाहिए, जो कि यहाँ पर एनएसओ नहीं करता। तो जीडीपी में एक फ्लॉ हमको ये पता चला। दूसरी बात, यहाँ पर जो सेक्टोरल वेट्स हैं उनको यहाँ पर रिवाइज नहीं किया गया। सेक्टोरल वेट्स बहुत पुराने वाले चल रहे हैं, लगभग यहाँ पर 10 साल में अपडेट किया जाता है, लेकिन अभी जो करंट वाले सेक्टोरल वेट्स हैं वो पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए, उनको यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। तीसरी बात, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसका डेटा कलेक्शन में बहुत डिफिकल्टीज़ होती है, जिसकी वजह से जो एनएसओ वो ये मान लेता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जिस पेस पे ग्रो हो रहा है उसी पेस पे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ग्रो हो रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पर फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि ज़्यादातर यहाँ पर कैश पर ही चलता है, तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से उसको बहुत फ़र्क पड़ा होगा। इसके बाद जीडीपी का मैकेनिज्म आया, जीएसटी का मैकेनिज्म आया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए जाते। तो वंस इन अ वाइल द एनएसओ अंडरटेक्स अ सर्वे टू मेजर द साइज ऑफ द सेक्टर, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्टोरल वेट्स को यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर माना जाता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पेस पर ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पर बहुत सारे शॉक्स लगे हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी का, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैंडेमिक का। तो डिस्पाइट दीज शॉक्स द एनएसओ डज नॉट सीम टू हैव मेड एनी एडजस्टमेंट टू इट्स मेथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे कंटिन्यू टू अज्यूम दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन ग्रोइंग एज फास्ट एज दोज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर।
यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैक्सीन की स्टेबिलिटी कितनी होती है और शेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो यहाँ पर जो कोवैक्सीन है उसका जो एक्सपायरी डेट थी वहाँ पर 3 महीने और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा कोविशील्ड की भी बढ़ाई गई थी। तो वैक्सीन्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनएक्टिवेटेड वायरसेस और एडजुवेंट्स। अब इन सारे सब्सटेंसेस से वैक्सीन बनाई जाती है, तो इन सब्सटेंसेस में कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। तो लाइक एनी अदर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स कम विद अ डेट ऑफ एक्सपायरी एंड शेल्फ लाइफ डिटरमाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वैक्सीन कैन गो बैड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ स्लो केमिकल रिएक्शंस एंड लूज एफिकेसी। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होती रहती है और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि केमिकल रिएक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसके बाद वो वैक्सीन यूज़ के लिए नहीं होती है। तो बस यही है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 में मोस्ट प्रोबेबली ये होंगे जस्टिस काजी फैज़ ईसा। यहाँ पर गिटहब के बारे में बताया गया कि गिटहब कैसा प्लेटफॉर्म है। तो गिटहब इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर ओपन सोर्स कोड कोई भी डाल सकता है किसी के बारे में भी, और यहाँ पर जो कोई दूसरा इंसान होगा वो बता देगा आपके कोड में ये गलती है। तो यहाँ पर एक ओपन सोर्स है जहाँ पर कोई भी अपना कोड डाल सकता है। तो गिटहब इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स अपलोड द प्रोजेक्ट्स एंड कोड फॉर अदर्स टू व्यू, एडिट एंड ट्वीक। तो कोई भी यहाँ पर डेवलपर क्या कर सकता है, वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कोड डाल सकता है या सॉफ्टवेयर आइडिया डाल सकता है और बाकी आसपास वाले लोगों के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकता है। जो भी है कोलैबोरेट करना चाहते हैं उनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकता है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर गेट का यूज़ करता है। सॉफ्टवेयर गेट यहाँ पर किसने बनाया था, तो 2005 में इसको बनाया था लाइनस टॉर्वल्ड्स ने। अब ये जो लाइनस टॉर्वल्ड्स हैं इन्होंने ही लाइनक्स बनाया था, तो डेवलपर ऑफ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। अब यहाँ पर एक डॉक्सिंग बताया गया। डॉक्सिंग क्या होता है, तो रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद मेलिशियस इंटेंट, इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। तो डॉक्सिंग, आई होप आपको डॉक्सिंग वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। गिटहब क्या है, तो ये ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पर सब लोग अपने कोड्स डालते हैं और यहाँ पर कोई दूसरा बता सकता है इसमें क्या गलती है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। आरबीआई अलाउ करेगा पेमेंट अप टू ₹200 पर ट्रांजेक्शन इन ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पर जो सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए जो पुश है डिजिटाइजेशन का कि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस हों और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जाएं, वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई अब अलाउ करेगा कि ₹200 यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑफलाइन मोड में यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो ₹2000 तक की होगी। बाद में ऑनलाइन मोड में वापस इसको रिप्लेनिशमेंट किया जा सकता है। तो गिविंग अ बिग पुश टू डिजिटल ट्रांजेक्शन इन एरियाज विद पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड ऑफलाइन मोड ऑफ पेमेंट्स यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्ड्स, वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस। तो यहाँ पर ₹200 पर ट्रांजेक्शन और यहाँ पर ओवरऑल लिमिट ₹2000 की होगी। फिर यहाँ पर जब ऑनलाइन वापस से होगा तो वापस से रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी इस लिमिट की। इसकी वजह से टाइम लैग हो सकता है कि मैसेज थोड़े टाइम बाद आए। However, replenishment of use limit should be allowed only in the online mode with AFA, additional factor of authentication. रिप्लेनिशमेंट होगा लेकिन तभी होगा जब आपको यहाँ पर AFA प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ONGC को यहाँ पर फर्स्ट वुमेन CMD मिली है, इनका नाम क्या है, अलका मित्तल। तो ये फर्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बन चुकी हैं ONGC की। यहाँ पर जो एप्पल है वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसका यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन है। तो एप्पल इंक ऑन मंडे बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू हिट $3 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर वर्ल्ड पेज पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। चाइना हैज़ बिन टाइटनिंग इट्स ग्रिप। अब चाइना जो है वो एक न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया था रिगार्डिंग हांगकांग, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी हांगकांग की उसको यहाँ पर कर्व करने की कोशिश की जा रही है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि यहाँ पर चाइना बहुत टाइम से कर रहा है। रिचर्ड ली की मैंने आपको बता दिया इनकी डेथ हो गई। ये यहाँ पर पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो रिचर्ड ली की द कैनियन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फॉसिल हंटर हुज डिस्कवरीज ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्कल्स एंड स्केलेटन्स हेल्प्ड सीमेंट अफ्रीका's प्लेस एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी, डाइड संडे इन केन्या। और तुर्काना बॉय भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर चाइना, रशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस का ये कहना है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरह हमें जाना है, क्योंकि अगर कभी भी न्यूक्लियर वॉर हुई तो कोई भी कंट्री नहीं जीतने वाला है। तो न्यूक्लियर वॉर को इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉर पूरी तरीके से अवॉइड हो, इसीलिए हम यहाँ पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को पुश करेंगे। तो इट सेड दैट द 5 countries who are the permanent members of the United Nations Security Council consider it their prime responsibility to avoid war between the nuclear states। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।